अगर आप मेहनत का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो सफलता आपका साथ नहीं छोड़ेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल पे लर्न दी अनलर्न। तो आज का टॉपिक, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्टार्टिंग के कोट का मतलब ये था कि अगर आप कंटिन्यूसली डिसिप्लिन में एक हैबिट डेवलप करके मेहनत करते ही रहेंगे तो सक्सेस आपके कदम एक न एक दिन ज़रूर चूमेगी और आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपको मेहनत करते रहना होगा। स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही डिमांड में है। डिमांड ही तो नाम है भाई, तो इसलिए डिमांड में तो रहेगा ही। डिमांड को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके अजम्पशंस देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे। यूजफुल है उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एचएससी को, सीबीएसई को, या कोई भी कॉमर्स के लेवल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, वन डे टाइप के एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो। यूपीएससी में अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल कॉमर्स या इकोनॉमिक्स है, वो बहुत जल्द हम लोग कॉमर्स के भी टॉपिक्स को, कंसेप्ट को शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोग एकदम इकोनॉमिक के बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, भाषा में। तो बिना वेस्ट के टाइम को बढ़ते हैं आज के हमारे लेक्चर की ओर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आगे के टॉपिक्स आपको क्या चाहिए, और आपको सेशन पसंद आए तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इन अ सिंपल वर्ड, इफ आई से व्हाट इज डिमांड, हम लोग बहुत बार ये वर्ड हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली इनको सुनते हैं कि भाई इसके डिमांड है, ये चाहिए, मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट खत्म हो गया है, सेल हो गया है, मतलब ऐसे बहुत सारे हम वर्ड्स, और इसको हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में ये वर्ड को हम लोग यूज करते रहते हैं, डिमांड। सो इफ आई पुट इन अ सिंपल वर्ड्स, डिमांड इज अ नंबर ऑफ अ गुड्स दैट इज कस्टमर is ready and willingness to buy at survival prices during a given period of a time। एक टाइम फ्रेम के अंदर एक बंदा, एक इंडिविजुअल क्या डिमांड करता है, कितनी बार उस गुड्स को बाय करने के लिए मार्केट में जाता है एट सर्वाइवल प्राइस। सेवरल प्राइस यानी कि बहुत सारे अलग अलग प्राइस में भी वो उसको बाय करने के, परचेस करने के बारे में सोचता है। तो ये हमारा एकदम आसान भाषा में हो गया कि भाई डिमांड। लेकिन इकोनॉमी के अंदर हम लोग जब भी डिमांड के फैक्टर की बात करते हैं, डिमांड के कंसेप्ट की बात करते हैं, तो इकोनॉमी इसको थोड़ा सा एक अलग नजरिए से देखता है, एक अलग एंगल से देखता है। इफ आई से डिमांड इज अ डिफरेंट quantities of a goods of a consumer are willing एंड एबल टू बाय। सबसे पहले तो उसकी विलिंग यानी कि उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो चीज को खरीदे। देन उसके बाद में एबल यानी बोलूँ तो आपकी हैसियत, आपकी औकात होनी चाहिए। उसके बाद में एक और वर्ड आता है एबिलिटी टू पे। आपके अंदर पे करने की भी इच्छा होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है, बिल गेट्स इज एबल टू परचेस अ फेरारी बट इफ इजंट विलिंग ही हैज नो डिमांड। उसके पास में पैसा है, मतलब ही इज एबल, कैपेबिलिटी है, हैसियत है बाय करने की, परचेज करने की भी इच्छा है, परचेज भी कर सकता है। इच्छा है मतलब ये दूसरा पॉइंट हो गया। वापस से मैं बोलती हूँ आपको कि वो खरीद सकता है क्योंकि उसके पास पैसे है, बट ही हैजंट विलिंग, उसकी खरीदने की इच्छा नहीं, वो पैसे उसको स्पेंड नहीं कर रहे हैं वो फरारी खरीदने में। तो इसका मतलब है कि भाई डिमांड नहीं है। तो डिमांड का होना मतलब, पहली बात तो आपकी हैसियत, आपका औकात होना चाहिए। दूसरी आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। तीसरी अगर मैं बोलूँ तो आपकी डिजायर, आपके पास में पैसा होते हुए भी इसको खर्च करने की आपके पास में डिजायर होना चाहिए। आपका मोटिव होना चाहिए कि हाँ मैं इसको खरीदूं, मेरे पास में पैसे है, पैसे भी है, मेरी इच्छा भी है खरीदने की, और मैं इस प्रोडक्ट के लिए पे भी करना चाहता हूँ। अगर ये तीनों चीजें, मेरे पास में इच्छा भी है, मेरे पास में विलिंगनेस भी है, और मेरे पास में औकात भी है, अगर ये तीनों चीजें मेरे पास में है तो ही मैं इकोनॉमी में इसको मैं क्या बोलूंगी, डिमांड बोलूंगी। अदरवाइज मैं इसको डिमांड कंसिडर करूंगी नहीं। ओके मैंने काफी सारे एक्स्ट्रा स्लाइड्स भी ऐड करी हुई है, तो अगर मैं सारी स्लाइड्स को नहीं भी पढ़ाती हूँ तो आप इसको जरूर से पढ़िएगा और अपने नोटबुक में नोट्स बनाते रहिएगा और इसको जरूर से कॉपी करिएगा। पीपीटी मैं बना रही हूँ तो आपको सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगी, लेकिन आपको शॉर्ट एंड प्रिसाइज खुद के पॉइंट्स को जॉट डाउन करने की जरूरत है, ताकि जब रिविजन कर रहे हो तो शॉर्ट टाइम में इसको गो थ्रू कर सको। An economic principle referring to the consumer's desire of to purchase goods
एंड सर्विस एंड विलिंगनेस टू पे फॉर द स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात नहीं हो रही है बच्चा, यहाँ पर सर्विस की भी बात हो रही है। जब हम कोई सर्विस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हमें सर्विस देता है, टीचर हमें सर्विस देता है, लॉयर हमें सर्विस देता है, ये सब लोग हमें सर्विस देते हैं। तो यहाँ पर भी मेरी डिजायर होनी चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए और एबिलिटी टू पे। ये तीनों चीजें होंगी तभी ही सर्विस की भी डिमांड होंगी। तो समझ में आया डिमांड क्या है? आसान भाषा में, आपके पास में एबिलिटी हो, आपके पास में विलिंगनेस हो और आपके पास में डिजायर हो। अगर ये तीनों चीजें हैं, अगर ये तीनों चीजें हैं, अगर ये तीनों चीजें हैं, तो ही हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको डिमांड बोलेंगे, अदरवाइज हम डिमांड बोलेंगे नहीं। ठीक है। वैसे हमारा एक लॉ है भाई, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि पर्सन हैज विलिंगनेस, एबिलिटी एंड डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट, टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट एंड दे शेयर द इनवर्स रिलेशन। आगे हम इसके बारे में बार बार मतलब इसको और अंडरस्टैंड करेंगे। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अपोजिट। कैसा रिलेशन है भाई? अपोजिट रिलेशन है। इसका मतलब है कोई एक चीज बढ़ती है तो दूसरे उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसके अपोजिट में वो कम होती है। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ता है तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम होती है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, इनवर्स मतलब अपोजिट, एक का बढ़ना और दूसरे का घटना, कम होना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिमांड इंक्लूड्स द परचेसिंग पावर। अब ये परचेसिंग पावर क्या होता है? यानी कि मनी। अगर आपके पास में पैसे ही नहीं है, मतलब आपका जो परचेसिंग पावर है वो नहीं है। तो परचेसिंग पावर का मतलब होता है कि आपके पास में मनी है कि नहीं उसको बाय करने के लिए, ऑफ द कंज्यूमर टू एक्वायर अ गिवन प्रोडक्ट एट अ गिवन पीरियड। दिया हुआ प्रोडक्ट एक दिए हुए वक्त के समय अगर आपके पास में पैसे है और आप उसको खरीदते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये डिमांड है। मतलब कि कोई चीज मुझे आज प्रेजेंट में चाहिए 2022 में और मेरे पास में पैसे 2023 में आने वाले हैं, तो मेरा ये परचेसिंग पावर नहीं है। तो क्योंकि ये नहीं है तो मेरी डिमांड भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो आज मुझे कोई चीज चाहिए किड्स, आज मुझे अगर कोई चीज प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे 2022 में चाहिए, आज के ही दिन में चाहिए, आज के ही मंथ में चाहिए और मेरे पास में मनी भी होना चाहिए, मेरे पास में पैसा भी होना चाहिए, तो ही मैं उसको बोलूंगी कि वो डिमांड है। अब डिमांड में दो टाइप्स आते हैं। इंडिविजुअल डिमांड आती है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक मार्केट डिमांड होती है। बहुत ही इजी है। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ गुड्स और सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल और अ हाउस होल्ड। हम लोग ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि बाय हाउस होल्ड और ये क्या है। जब हम लोग ने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखा था, हाउस होल्ड और फर्म, वो लेक्चर नहीं देखा हो तो जरूर से देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो सर्विस बाय एन इंडिविजुअल और एन हाउस होल्ड, जब कोई एक इंडिविजुअल बंदा डिमांड करता है अपने घर के चीजों के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इट कम्स फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ अ इंडिविजुअल डिजायर विद द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस बाय ही और शी इज एबल टू अफोर्ड। भाई अफोर्ड करने आना चाहिए, इतनी औकात और हैसियत हमारी होनी चाहिए कि हम इसको अफोर्ड कर सके। बाय डिजायर वी मीन लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। डिजायर का एक मतलब ये भी होता है कि आपकी इच्छा है या नहीं है उस प्रोडक्ट को बाय करने की। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी ऑफ डिटर्जेंट परचेज बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड इन अ मंथ इज टर्म्ड एज अ इंडिविजुअल डिमांड। एक महीने में एक घर, एक फैमिली कितना डिटर्जेंट यूज करती है, 1 किलो 2 किलो। तो जब ऐसी बात होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल डिमांड है। लेट अस मूव अहेड। अनलाइक उसके अपोजिट में दूसरा टर्म है हमारा, मैंने क्या बोला था? मार्केट डिमांड। व्हाट आई हैव सेड, ये क्लिक हो जाता है ना। मार्केट डिमांड क्या बोला था मैंने? मार्केट डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड, जो भी मेरी इंडिविजुअल डिमांड है वो सारी एट ईच पॉसिबल पीरियड ओवर ऑफ टाइम। तो ये कैसा है? एक पीरियड में, एक मंथ में एक पूरा सेक्टर कितनी डिमांड करता है, पूरा मार्केट कितने डिमांड करता है, दैट विल बी नोन एज अ क्वांटिटी डिमांड। उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं आगे कि पहले एक कंज्यूमर था, अब ऐसे 10 कंज्यूमर हैं जो डिटर्जेंट को मार्केट में जाकर डिमांड करते हैं। कोई 10 किलो, 5 किलो, 4 किलो, 6 किलो। तो ये सब क्या है? मेरी ये सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड को जब मैं मिलाऊंगी तो मेरा बनेगा मार्केट डिमांड। जब मैं सम ऑफ
इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, मार्केट डिमांड। ओके, तो मुझे ऐसे सारे इंडिविजुअल्स को ऐड करना है। अब इस डिमांड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक कर्व से समझते हैं, मतलब एक डायग्राम है हमारे पास में, उन डायग्राम से हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि कर्व क्या होता है। ऑन अ ग्राफ one can be drawn demand curve for any commodity by plotting the various combination। किसके कॉम्बिनेशन होगी, प्राइस की और डिमांड की। यहाँ पर एक ध्यान रखना कि जब डिमांड है तो ये इंडिविजुअल की बात करता है, जब हम लोग क्वांटिटी डिमांड बात करते हैं, जब हम किसके बारे में बात करेंगे, जब हम लोग क्वांटिटी डिमांड के बारे में बात करेंगे, देन दैट विल बी दी कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। वहां पर हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स भी होंगे और कॉम्बिनेशंस ऑफ डिमांड भी होगी, तो उसको हम लोग ने बोला है क्वांटिटी डिमांड। वेर इन प्राइस विल बी इंडिपेंडेंट, प्राइस इंडिपेंडेंट है, किसी भी फैक्टर के ऊपर प्राइस डिपेंड नहीं करता है। एंड इट इज टेकन ऑन द वाई एक्सेस। ये मेरा जो डायग्राम है ये होता है मेरा एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस, और यहाँ पे होता है 0। यहाँ पर मेरा क्या आता है, प्राइस आती है। प्राइस हमेशा मैं किस पे लेती हूँ, वाई एक्सेस पे, और क्वांटिटी डिमांड होती है मेरी एक्स एक्स पे। ठीक है, सो ऑन द वाई एक्सेस वेयर दिस क्वांटिटी डिमांड विल बी डिपेंडेंट, ये डिपेंड करेगी, वैसे तो अभी किस पे डिपेंड कर रही है, फिलहाल प्राइस पे डिपेंड कर रही है, वेरिएबल एट विच प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सेस। आया समझ में? फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि मेरे पास में ये डायग्राम है, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा x और ये हो गया y। यहाँ पर हमेशा रहेगा प्राइस और यहाँ पे हमेशा रहेगी क्वांटिटी डिमांड। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगी, जब मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स बनाऊंगी, जब मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स बनाऊंगी, तो ये जो मेरी लाइन बनेगी उसको मैं बोलूंगी डिमांड कर्व। आगे आपको बहुत सारे कर्व्स मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, एंड तक जरूर से देखिएगा। आगे बढ़ती हूँ। हाँ, तो मैंने कर्व समझाया, तो मैं इसी कर्व की बात कर रही थी। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये कर्व है, और ये क्या है, मेरे कॉम्बिनेशंस ऑफ डिमांड है। जब किसी चीज का प्राइस 100 रुपया था तो उसको 5 लोग खरीदते थे, जब उसका प्राइस 120 हो गया तो 4 लोगों ने खरीदा, जब उसकी प्राइस 150 हो गई तो 3 लोगों ने खरीदा, जब 180 हो गई तो 2 लोगों ने खरीदा, और जब 200 हो गई तो खरीदने वाला केवल एक ही बचा। तो जहां जहां पर ये पॉइंट्स बन रहे हैं प्राइस और डिमांड को इंटरसेक्ट करते हुए, जब इनको मिला के एक लाइन खींचेंगे, एक कर्व बनाएंगे, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, या हम लोग उसको सिर्फ बोलते हैं डिमांड कर्व। समझ में आया? डिमांड कर्व अगर मैं सिर्फ समझाऊं तो ये इंडिविजुअल लोगों ने डिमांड की थी इसलिए इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन इसको ही जब सम ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके करेंगे, 10 लोगों ने खरीदा, 20 लोगों ने, 30 लोगों ने, 40 लोगों ने, 50 लोगों ने, 60 लोगों ने। यहाँ पर क्या था, एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, ऐसे इंडिविजुअल फैमिली थी। यहाँ पर प्राइस 50 था, 60 था, 75 था, 90 था, 100 था, तो सेम इट गोज। और ये जो बॉक्स बना है इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे ऑरेंजेस का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, जब ऑरेंजेस 100 रुपीज थे, ये इसका डायग्राम है, इसका शेड्यूल है, और ये इसका शेड्यूल है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ये आप देख लीजिएगा आराम से। ये कोई ए फैमिली है पूरी, ये बी है, ये सी है, ये डी है, या कोई ये ए सेक्टर है, ये बी सेक्टर है, थर्ड सेक्टर है, डी सेक्टर है। जब ये सारे लोग मिलकर डिमांड करते हैं तो मिलता है मार्केट डिमांड कर्व, और जब हम लोग कोई इंडिविजुअल डिमांड करते हैं तो क्या बनता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ये हो गया आपका डिमांड कर्व, और इस डायग्राम को भी बोलते हैं डिमांड कर्व डायग्राम। ओके, लेट अस मूव अहेड। नाउ वी आर कमिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी तक हम लोग ने डिमांड को अंडरस्टैंड किया। डिमांड को क्या अंडरस्टैंड किया? एबिलिटी हो, विलिंगनेस हो और डिजायर हो, ये तीनों फैक्टर है, तब मेरी क्या बन जाएगी, डिमांड बनेगी। अब हम लॉ ऑफ डिमांड को अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे हमने प्रीवियस वाले इसके अंदर इसको हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि ये क्या है। ये वाला जो हम लोग इसकी जो मैं बात कर रही हूँ, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। इसी को हमको लॉ सीखना है कि लॉ क्या बोलता है। Assuming nothing else change, a decrease in a price of a goods will cause the quantity demand to increase and vice versa। क्या बोला मैंने? फिर से बोलती हूँ। मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि कुछ भी बदलेगा नहीं, मेरे प्राइस में डिक्रीज होगा, तो मेरा जो गुड विल कॉज गुड्स जो है मेरे,
उनके क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट। अगर मेरी प्राइस बढ़ती है तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कम होती है, अगर मेरी प्राइस कम होती है तो मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। बस यही बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पर मैं केवल प्राइस के वजह से मेरा ये भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा जो प्राइस है उसके वजह से मेरे डिमांड में बदलाव आ रहा है। ऑल थिंग्स इक्वल को हम लोग बोलते हैं सेट्रस पेरिबस, यानी कि अदर फैक्टर सेम रहेंगे। अब ये अदर फैक्टर हो सकता है आपका टेस्ट और प्रेफरेंस हो, आपकी इनकम लेवल हो, आपकी हैबिट हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, वेदर कंडीशन होगा, ये सारे फैक्टर्स आगे आएंगे। मैं जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बता रही हूँ कि मैं ये अज्यूम करूंगी कि मेरे प्राइस में ही बदल हो रहा है, बाकी जितने भी फैक्टर है, चाहे मेरी इनकम हो, मेरा टेस्ट प्रेफरेंस हो, या फिर फैशन हो, गवर्नमेंट के पॉलिसीज हो, या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है, इन सबको मैंने अज्यूम किया है कि ये कांस्टेंट रहेंगे, ये सेम रहेंगे। खाली मेरा प्राइस बदलते जाएगा तो मेरी डिमांड भी उस हिसाब से घटती और बढ़ती रहेगी। अ प्राइस इंक्रीजेस a price increases and the demand decreases, a price decreases, the quantity demand increases, a price increases, quantity demand decreases, price decreases, quantity demand increases. When the price changes, the quantity demand changes inversely to the price. Change in a quantity demand हम लोग यहाँ पर QD लिखते हैं और demand को represent करते हैं D से, और QD का मतलब होता है quantity demand. Okay, law of demand, when price goes up, demand comes down, then the price goes down, demand goes up. The note, the relationship between price and quantity is inverse, यानी कि अपोजिट है। देख रहे हो ना आप, ये अपोजिट चल रहा है। कैसा चल रहा है? ये अपोजिट चल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। होप टिल हियर वी हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव अहेड। सेम चीज लिखी हुई है, ये स्लाइड्स को एक बार आप गो थ्रू करिएगा। उसके बाद में आते हैं हम लोग एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड कम। एक्सेप्शंस का मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम करेगा नहीं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि जो मेरा लॉ ऑफ डिमांड है वो इस वाले स्टेज में, एट दिस एक्सेप्शन ये काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होनी चाहिए, प्राइस कम होती है, डिमांड बढ़नी चाहिए, क्वांटिटी डिमांड बढ़नी घटनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शंस बोलता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। कौन से केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल फॉल, कमोडिटी की ही प्राइस कम करने लगी तो मैं प्राइस एक्सपेक्ट कर रही हूँ फ्यूचर में कि आज कम हुई है, आगे जाके और कम होगी, मतलब मैं ये स्टेज में उसको खरीद ही नहीं रही हूँ, मैं ये स्टेज में बाय करने का सोच रही हूँ। किसी चीज की प्राइस 2 रुपया कम होती है तो मैं सोचती हूँ कि आगे इसकी प्राइस 5 रुपया कम होगी, मतलब मैंने ये स्टेज में बाय किया क्या? नहीं। डिमांड बोलता है कि मुझे इसी स्टेज में बाय करना था, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस की वजह से मेरा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं किया। दूसरी बात, अगर पेन की प्राइस बढ़ती है तो इंक की भी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है कि कम होनी चाहिए। तो ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब एक के वजह से दूसरे में चेंज हो रहा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। तो ये मेरे वो गुड्स है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। दूसरा है टेस्ट और प्रेफरेंस। कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज नहीं हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं करेगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम ही बढ़ने लग गई तो उसको प्राइस बढ़े या घटे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो उसके डिमांड को बढ़ा सकता है। समझा? इन अ केस ऑफ फ्लड कंज्यूमर्स विल नीड फूड एंड शेल्टर। अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई या कुछ भी इमरजेंसी आ गया तो वहां पर भी प्राइस कितनी हो, अगर उसको जरूरत है तो क्वांटिटी डिमांड हाई करने ही वाला है। तो ये कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां पर एक्सेप्शंस काम करते नहीं। आगे मैंने और भी स्लाइड में ऐड किया हुआ है एक्सेप्शंस, यहाँ पर आप देखिए। एक्सेप्शंस यहाँ पर आप देखिएगा। Griffin goods. Oh God, this will need to change my settings. So, Griffin goods यहाँ पर मैंने दिया है नॉन लग्जरियस प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस इंक्रीजेस। ग्रिफन गुड्स वो होता है जो लग्जरियस गुड्स नहीं होता है, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है कि प्राइस कम होने के बावजूद भी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बट डिमांड भी घटती है, वो डिमांड वहां पर काम नहीं करती है। ओके, ये एक
इकोनॉमिक्स का नाम था, नाम मैं भूल रही हूँ, उनका नाम ही है, उनका जो सेकेंड नेम है दैट इज अ गिफन, वहीं से ही एक गुड्स को डिराइव किया गया है जिसको गिफन गुड्स बोला गया था। एक स्टोरी है यहाँ पर मीट और ब्रेड की, कि एक गरीब इंसान होता है, वो वहाँ पर ब्रेड खरीदता है, क्योंकि ये बाहर की कंट्री का, इंग्लैंड की कंट्री का एग्जाम्पल है, वहाँ पर रोटी नहीं चलती है, ब्रेड्स ही चलते हैं। तो जो वहाँ पर ब्रेड खरीदते हैं तो वो अपने फैमिली के लिए ब्रेड खरीदता होता है, लेकिन उसके बच्चे को केक पसंद होता है। उसके बच्चे को क्या पसंद होता है? केक पसंद होता है। तो जब रोटी की मतलब ब्रेड की डिमांड कम होती है, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि अगर ब्रेड की प्राइस कम हो रही है, तो जो ब्रेड की डिमांड थी वो बढ़नी चाहिए थी। लेकिन वो क्या करता है, रोटी उतनी खरीदता है, जो पैसे बच जाते हैं उन पैसों से वो क्या खरीदता है? केक खरीदता है। तो उसी को यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? ये गिफन गुड्स में आ गए। ये नॉन लग्जरियस गुड्स है जिसकी डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस इंक्रीज होने के वजह से। अ नॉन लग्जरियस प्रोडक्ट which demands increases, price increases and vice versa. Something I have mistaken here. I am so sorry. मैंने ये अदर गुड्स का बोल दिया, ये नॉन लग्जूरियस प्रोडक्ट है। नहीं, बराबर ही था। सो सॉरी, वी वर गोइंग राइट। डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस। यहाँ पर वही ब्रेड और मीट वाला, केक वाला जो एग्जाम्पल था दैट विल डू हियर। यानी कि ब्रेड की प्राइस कम होती है फिर भी उसके डिमांड नहीं बढ़ती है, उसके डिमांड कम होती है क्योंकि इस बचे हुए ब्रेड की प्राइस से वो अपने बच्चे के लिए क्या खरीदता है? केक खरीदता है। ओके, नेक्स्ट वाला है जो है वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स वो होता है डिमांड इंक्रीजेस एज प्राइस इंक्रीजेस। यहाँ पर क्या होता है कि जो महंगे गुड्स होते हैं जैसे जेम्स है, ज्वेलरी है, कोई डायमंड्स का सेट है वगैरह, उसके प्राइस बढ़ती है ना, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये शो ऑफ के गुड्स होते हैं, दिखाने वाले गुड्स होते हैं। जैसे गुची है, प्राडा है, जारा है, ये सब चीजें बहुत महंगी आती है, फिर भी इनकी डिमांड है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप ऑफ पीपल इसको खरीद रहे, उनकी इनकम इतनी अच्छी है कि उनको ये चीज सस्ती ही लगती है। तो भले गोल्ड का प्राइस बढ़े, डायमंड का प्राइस बढ़े, जो मेरी क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाता है। ये वाला जो कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन ये केस में ये कर्व जो है वो ऐसा बन जाता है। इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता नहीं है। ओके, बैड वैगन इफेक्ट बाकी के तो सेम है, फ्यूचर प्राइस चेंज होता है, इग्नोर करते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन है, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ये कुछ नेसेसिटी की चीज है, जहां पर अगर गुड्स की नेसेसिटी है तो प्राइस बढ़े या कम हो, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं करेगा। एक्सेप्शंस का मतलब ही वही होता है कि लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट वर्क हियर। द लॉ ऑफ डिमांड सेज प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। इन दिस केसेस the law of demand does not go as he says. बैड वेगन इफेक्ट वो होता है कि भेड़चाल वाला, मेजोरिटी ऑफ लोग वो चीज कर रहे हैं इसके लिए हम सब करेंगे। मेजोरिटी ऑफ लोग आईफोन खरीदते तो हम भी खरीदेंगे, भले हमारी जेब में 100 रुपया ही क्यों ना हो। क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोग ये चीज कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। तो ये केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम करता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि आई एम assuming that law of demand will work if these things are constant. अगर ये ceteris paribus, अगर ये चीज यहाँ पर काम करती है, अगर ऐसी है तो ही मेरा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, कि बंदे के इनकम में चेंज नहीं होता है, उसके पॉपुलेशन में चेंज नहीं होता है, प्राइस रिलेटेड टू रिलेटेड गुड्स और अदर गुड्स में चेंज नहीं होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी चेंज नहीं होता है, फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा ऐसा भी वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, और नेचुरल कैलामिटीज और नेचुरल कंडीशंस भी सेम रहेंगी। अगर ये सब वैसे का वैसे ज्यों का त्यों ही रहता है तो ही मेरा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड को ये अजम्पशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये ग्रिफिन गुड्स के बारे में है। द गुड्स विच डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस इंक्रीजेस एंड द डिमांड decreases the price decreases. A given goods has been upward sloping curve, demand curve shows the graph which is a category of fundamental law of demand curve which states that quantity demand for the product falls as product से वो जो मैंने आपको ब्रेड और मीट का एग्जाम्पल दिया था, वहां पर हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व ऐसा होता है और ये देखो ऐसा जा रहा है।
ठीक है। ये मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये मेरा अपवर्ड स्लोपिंग है। तो आपको ब्रेड और वो मीट वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना है। लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, उसी के साथ में मैं ये टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। ये मैंने एडिशनल स्लाइड आपके लिए ही ऐड की है, ध्यान से पढ़िएगा। ये वाला टॉपिक भी हम लोग आगे लेंगे, इलास्टिसिटी एंड वर्सेस इन इलास्टिसिटी, आगे के लेक्चर्स में आएगा। बाकी तो सारे सेम है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व लूंगी। ये लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा पढ़ने वाले लोगों के साथ। कमेंट सेशन में ज़रूर से बताइएगा आपके क्या डाउट्स है क्या नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में उनको लिया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हो तो घंटी की आइकन भी दबा देना ताकि न्यू लेक्चर आते ही आपको अपडेट मिले। ये मेरे अदर चैनल्स है, टेलीग्राम पे जुड़ेगा, पीपीटी वहाँ शेयर होती है यूट्यूब से, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सम पीपल डोंट स्टार्ट, कुछ लोग शुरू ही नहीं करते, कुछ लोग बहुत जल्दी ही क्विट कर देते हैं, हार मान जाते हैं, कुछ लोग फेलियर से डरते हैं और रिटर्न आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जर्नी को शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहते हैं, क्योंकि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ती सफलता उनका हाथ नहीं छोड़ती, या बोल लो कि जो लोग मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते सफलता उनका साथ नहीं छोड़ती है। तो आपको डिसिप्लिन में रहकर एक अच्छी हैबिट को डेवलप करते हुए, कंसिस्टेंसी में रहकर प्रैक्टिस करते हुए, चीज़ों को अच्छे से टाइम टू टाइम रिवाइज करते हुए, खुद के नोट्स बनाते हुए इन चीज़ों को कंटिन्यू रखोगे तो आप लोग फिनिश लेवल तक ज़रूर पहुंचोगे और इस गेम को ज़रूर से जीतोगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। कुछ भी अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हो तो वो ज़रूर से देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।